हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर का आज ये हमारा 6th लेक्चर है। इसके पहले हम लोग वेक्टर में व्हाट इज़ वेक्टर, व्हाट इज़ स्केलर ये डिस्कस कर चुके हैं। वेक्टर के डिफरेंट टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं। वेक्टर एडिशंस का रूल डिस्कस कर चुके हैं और वेक्टर को कैसे कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक कवर्ड इन दिस लेक्चर आर। इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करना है। पोजीशन वेक्टर, ये बहुत बार टर्म यूज होगा। किसी पॉइंट को लोकेट करना है तो वेक्टर की मदद से हम लोग लोकेट करते हैं, वो उसका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। उसी तरह रिलेटिव पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे एक पॉइंट का किसी दूसरे पॉइंट के रेफरेंस में पोजीशन अगर दिखाना हो तो रिलेटिव पोजीशन वेक्टर से दिखाते हैं, या इसी को कहीं कहीं हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहते हैं। तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। यूनिट वेक्टर अलोंग एनी डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अगर बताना हो तो वो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ये डिस्कस करेंगे। और साथ साथ इन सारे टॉपिक पे किस तरह का सवाल पूछा जाता है उस तरह के कुछ क्वेश्चंस हम लोग एग्जाम्पल्स में देखेंगे। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या है या इसकी ज़रूरत क्या है, आवश्यकता क्या है, ये हम लोग समझेंगे। कह रहे हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए 3 डायमेंशनल स्पेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द कोऑर्डिनेट्स एज वेल एज बाय द वेक्टर। कह रहे किसी 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी पॉइंट का पोजीशन जो है वो 2 तरीके से दिखाया जा सकता है। या तो कोऑर्डिनेट्स एक्सेस का जो सिस्टम है उसमें कोऑर्डिनेट्स के द्वारा, यानी कोई पॉइंट है उसको हम लोग एक्स वाई जेड एक्सिस के रेफरेंस के लिए लेते हैं। उस एक्स वाई जेड एक्सिस के ओरिजिन से उस पॉइंट का लोकेशन क्या है ये बताना है, तो हम लोग एक्स एक्सिस पे उसकी दूरी, वाई एक्सिस पे दूरी और जेड एक्सिस पे दूरी जो है वो बता देते हैं। उससे पॉइंट को एग्जैक्टली लोकेट किया जा सकता है, या उसी को हम लोग कहते हैं कि इसका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हम लोग बता दिए, जिससे पॉइंट को आसानी से लोकेट किया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है, उसका पोजीशन वेक्टर बता दीजिए। ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाने वाली जो वेक्टर है उसका पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, वो एग्जैक्ट उसका पोजीशन बता सकता है। तो ये 2 तरीका है जिससे किसी पॉइंट को हम लोग लोकेट कर सकते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में। पोजीशन वेक्टर क्या हुआ, हम लोग कहेंगे द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन द रेफरेंस कोऑर्डिनेट एक्सेस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। कहें कि वो वेक्टर जो किसी पॉइंट का रेफरेंस कोऑर्डिनेट एक्सिस में पोजीशन को बताता हो, पोजीशन को दर्शाता हो, वो पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। इसको और एलाबोरेट किया जा सकता है, इसको हम लोग यहाँ पे डायग्राम के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्सिस का प्लूरल ही एक्सेस होता है, तो हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस कह रहे हैं, मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस सबको एक साथ कह रहे हैं। तो ये हमारा मान लेते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सेस है, एक्स वाई जेड एक्सिस है 3। अब इस स्पेस में कहीं पे भी पॉइंट होगा, उस पॉइंट का मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट लिए हैं, ये जो पॉइंट है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में है। ये बोर्ड के प्लेन में नहीं है, थोड़ा सा बाहर है, बोर्ड के प्लेन से थोड़ा इसको हम लोग बाहर ले रहे हैं, बाहर की तरफ। तब वैसे केस में इसका एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे दूरी क्या है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि पॉइंट पी जो है उसका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट क्या है ये बता सकते हैं। दूसरा तरीका हो सकता है कि ओरिजिन से यहाँ इस पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है उसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करके उस वेक्टर के बारे में बता दीजिए। वेक्टर के बारे में बताने का मतलब उसका लेंथ और डायरेक्शन दोनों बता देते हैं, तो आप ओरिजिन से किस दूरी पे और किस डायरेक्शन में है वो पॉइंट ये बताया जा सकता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं और इस वेक्टर के बारे में अगर बता दिए तो पॉइंट का पोजीशन मिल गया, तो यही वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। अब देखिए एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट जो है ये कैसे पता चलेगा, तो हम लोग इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, कहाँ, एक्स वाई प्लेन में परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। कहाँ पे, एक्स वाई प्लेन में परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। इस तरह से मान लीजिए इसको परपेंडिकुलर लाएं और ये एक्स और वाई के प्लेन में, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जो है वो बोर्ड के प्लेन के बाहर है, तो इन दोनों के ठीक परपेंडिकुलर ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले रहे हैं इसी के प्लेन में हम लोग ये लाइन ड्रॉ किए हैं।
अब ये इसका जो फुट है, इस फुट से वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लेते हैं, वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर लेते हैं। तो ये पॉइंट एक्स के डायरेक्शन में कितना आगे बढ़ा है वो ये एक्स कोऑर्डिनेट को बताएगा। यहाँ से यहाँ की जो लंबाई होगी वो एक्स कोऑर्डिनेट को बताएगा, और यहाँ से यहाँ की जो लंबाई होगी वो वाई कोऑर्डिनेट को बताता है। आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ओरिजिन से यहाँ तक का जो लेंथ है वो एक्स कोऑर्डिनेट है, और ओरिजिन से यहाँ तक का जो लेंथ है वो वाई कोऑर्डिनेट है। उसी तरह इसका जेड एक्सिस पे अगर डिस्टेंस देखना हो, आप इस पॉइंट से डायरेक्ट परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पे तो इसी पॉइंट पे आएगा। वाई एक्सिस पे कोई डायरेक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो यहीं पे आके गिरेगा। उसी तरह जेड एक्सिस पे यानी कि इसका जो ऊंचाई है कहाँ तक है ये जानने के लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा जेड एक्सिस पे। परपेंडिकुलर वाली जो लाइन है वो कैसे जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक प्लेन में नहीं है, ये प्लेन के बाहर है, थोड़ा सा बोर्ड से बाहर की तरफ है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि यहाँ एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये जो लाइन है वो क्योंकि एक्स और वाई के प्लेन में है, और एक्स वाई प्लेन के ठीक परपेंडिकुलर ये जेड एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से 90 डिग्री पे होता है जेड एक्सिस। तो इस वाले लाइन से भी ये 90 डिग्री पे है। अब इस लाइन के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो जेड एक्सिस को 90 डिग्री पे काटेगा। तो यहाँ से एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं जो इसके पैरेलल होगा। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे, ये इस लाइन के पैरेलल है। तो ये जब इससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब ये यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है और यहाँ से यहाँ ये जो परपेंडिकुलर गिराए थे इसकी ऊंचाई दोनों बराबर होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि पॉइंट P की जो ऊंचाई है या जो जेड के डायरेक्शन में इसका डिस्टेंस है वो यहाँ तक होगा। इसी को हम लोग जेड कोऑर्डिनेट कहेंगे। ये लेंथ जितना आएगा वही यहाँ जेड कोऑर्डिनेट की जगह पे लिखा जाएगा। तो ऐसा ही हम लोग एक्स वाई जेड तीनों के साथ करते हैं। तो इस तरह से हम लोग लेते हैं। इसके पहले वाले क्लास में जब हम लोग रेजोल्यूशन और वेक्टर की बात कर रहे थे तो ये जो वेक्टर है हमारा, अगर इसको हम लोग वेक्टर आर मान ले तो इसका 3 कंपोनेंट जो एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग पता करते हैं वो उसका पता करने का भी तरीका यही है, सेम है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से अगर वेक्टर ड्रॉ कर दिया जाए और यहाँ से यहाँ एक वेक्टर ले लें और यहाँ से यहाँ जेड तक का एक वेक्टर ले लें, तो तीनों वेक्टर का सम अगर देखेंगे तो ठीक इस वेक्टर के बराबर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस वेक्टर का ये 3 कंपोनेंट्स हैं। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि अगर यहाँ तक का डिस्टेंस पता है तो ये इसका मैग्नीट्यूड मिल गया, वाई एक्सिस के अलोंग जो कोऑर्डिनेट है जो कंपोनेंट है उसका भी मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, और जेड एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है उसका भी मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो यही एक्स वाई जेड की वैल्यू से हम लोग एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट या एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है उससे हम लोग एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स पता कर सकते हैं। इस पिक्चर को और अच्छे से समझने के लिए, ये 3 डायमेंशनल पिक्चर है, हम लोग क्या करते हैं कि एक क्यूबॉइडल कंप्लीट कर लेते हैं जिससे आप इसको आसानी से समझ सकें। इस तरह से क्यूबॉइडल कंप्लीट कर लिए हैं। इस क्यूब का ये बॉडी डायगोनल है। अब यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये वाली लाइन, ये वाला जो प्लेन है ये वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से कोई लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर ही होगा। और कह सकते हैं कि ये पॉइंट जो है एक्स के तरफ ऐसे एक्स के डायरेक्शन में कितना आगे बढ़ा है, एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर। आप कह सकते हैं एक पॉइंट को यहाँ तक लाएं और फिर वाई के डायरेक्शन में ये दूरी वाई एक्स, ये जो यहाँ वाई कोऑर्डिनेट है ये लेंथ वाई के बराबर है, वाई के बराबर आगे बढ़िए और जेड के बराबर ऊपर चले जाइए। यानी जो एक्स कोऑर्डिनेट है उतना आगे बढ़िए एक्स के डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में उतना ही आगे बढ़िए जितना वाई कोऑर्डिनेट है, और जेड के डायरेक्शन में उतना बढ़ जाइए तो आप पॉइंट तक पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से लोकेशन हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के मदद से। अब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट अगर पता है तो हम लोग इसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट, जो पोजीशन वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट भी आसानी से बता सकते हैं। यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जा सकता है। ये जो पोजीशन वेक्टर को अगर हम लोग आर से लिखते हैं तो आर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं आर एक्स आई प्लस आर वाई जे प्लस आर जेड के। यहाँ पे आप लोग को बताया है कि आर एक्स आर वाई आर जेड जो है वो वेक्टर आर का ही 3 कंपोनेंट्स है जो आपस में परपेंडिकुलर है। ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट बताएगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग और जेड एक्सिस के लॉन्ग। यहाँ पे आई जे के, ये क्या है, आई जे के यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है जो रेस्पेक्टिवली एक्स वाई और जेड के डायरेक्शन को बताता है। यानी यूनिट वेक्टर आई जो है एक्स के डायरेक्शन में होता है, जे वाई के डायरेक्शन में होता है और के जेड के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है।
तो आप यूनिट वेक्टर को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस डायरेक्शन का वेक्टर मिल जाता है जिसका मैग्नीट्यूड rx है और डायरेक्शन i का होगा, यानी x के डायरेक्शन में हो गया। तो r का 3 कंपोनेंट हो गया करस्पॉन्डिंगली x, y और z के डायरेक्शन में। अब rx, ry, rz कैसे मिलेगा? यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो rx कहलाएगा और यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक की लंबाई कितनी है? x है। तो इसके जगह पे x, उसी तरह यहाँ y और इस rz जो कंपोनेंट है वो z कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो पोजीशन वेक्टर को हम लोग xi प्लस yj प्लस zk कह सकते हैं। तो अब इसमें दोनों बात हो गई। अगर x, y, z कोऑर्डिनेट पता है तो हम लोग पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं, या पोजीशन वेक्टर पता है तो उसका x, y, z कंपोनेंट निकाल करके x, y, z कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, यानी पॉइंट को लोकेट किया जा सकता है। तो दो तरीका है, दोनों एक दूसरे से इंटर कन्वर्टेबल है। मतलब आप पोजीशन वेक्टर बता दीजिए, उससे भी x, y, z कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, या x, y, z कोऑर्डिनेट पता है तो पोजीशन वेक्टर भी बता सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। तो या तो x, y, z कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए या पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए। दोनों में से कोई भी चीज़ पता हो, हम लोग पॉइंट के लोकेशन को लोकेट कर सकते हैं, उस पॉइंट को हम लोग लोकेट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर पोजीशन वेक्टर हम लोग को पता हो, किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता हो, तो उस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा या फिर पोजीशन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो भी आसानी से बताया जा सकता है। ओरिजिन से इसका डिस्टेंस इस पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जिसका x, y, z कंपोनेंट पता हो, उसको कैसे लिखते हैं? x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर का अंडर रूट। ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम लोग डिस्कस किए हैं। तो इस तरह से पोजीशन वेक्टर का हम लोग मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं। तो जब भी पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का दिया गया हो तो उसका एक ही मीनिंग होता है, उस पॉइंट का जब भी किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर सिर्फ लिखा गया हो तो उसका मतलब होता है कि ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाने वाला जो वेक्टर है वही उसका पोजीशन वेक्टर है। कई बार पर क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स का जो पोजीशन वेक्टर है अलग अलग पॉइंट से दिया गया होता है, मतलब ओरिजिन से दिया हुआ या किसी और पॉइंट से बताया जा रहा हो, तो उसको हम लोग रिलेटिव पोजीशन वेक्टर कहेंगे। जैसे नेक्स्ट हम लोग को देखना है रिलेटिव पोजीशन वेक्टर क्या है। ये रिलेटिव पोजीशन वेक्टर, और इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कह सकते हैं। ये क्या बताएगा? ये मान लीजिए x, y, z कोऑर्डिनेट है, इसमें 2 पॉइंट कंसीडर करते हैं, एक को हम लोग 1 और एक को दूसरे को 2 मान लेते हैं। इसका x, y और z कोऑर्डिनेट पता है, x1, y1 और z1 दिया है, मान लेते हैं, भी जनरल टर्म है। उसी तरह सेकेंड पॉइंट का जो x, y, z कोऑर्डिनेट है उसको हम लोग यहाँ मान लिए हैं x2, y2 और z2। तो ये दोनों पॉइंट का x, y, z कोऑर्डिनेट पता है, तो इन दोनों का अलग अलग पोजीशन वेक्टर भी पता रहेगा। पर अगर कहीं हमसे पोजीशन वेक्टर पूछेगा 2 का 1 के रेस्पेक्ट में, हमें क्या पता है? पोजीशन वेक्टर पता है 1 का और 2 का। 1 के पोजीशन वेक्टर को हम यहाँ पे r1 लिख रहे हैं और 2 के पोजीशन वेक्टर को हम लोग r2 लिख ले रहे हैं। अगर 1 से 2 का पोजीशन वेक्टर पूछे तो हम लोग लाइन खींचेंगे 1 से 2 की तरफ। इसको लिखने का तरीका है r21। ठीक है, r21 को कैसे पढ़ना है? ये r तो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर पहला जो यहाँ लोअर सबस्क्रिप्ट में 2 डिजिट लिया गया है, या 2 लेटर भी ले सकते हैं, a b 1 2 ऐसे कुछ ले सकते हैं। तो नीचे अगर 2 1 है तो पहला जो डिजिट है या पहला जो लेटर होगा वो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताएगा, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 2, और 1 बता रहा है रिलेटिव टू 1 के रेस्पेक्ट में। तो ये r21 बताएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 रिलेटिव टू 1। उसी तरह अगर r34 होगा तो पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 रिलेटिव टू 4, या r12 होगा तो पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 रिलेटिव टू 2, ऐसे लिखेंगे। तो इसको पढ़ना है पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 रिलेटिव टू 1। अब ये r21 कैसे पता चलेगा? अगर पॉइंट 1 और 2 का लोकेशन हमको पता है एग्जैक्टली, तो इसका पोजीशन वेक्टर भी पता रहेगा r1 r2, और r1 r2 पता है तो r21 को दिखाया जा सकता है। इस वेक्टर, तीनों वेक्टर पे ध्यान दीजिए, ये तीनों वेक्टर मिलकर एक ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहा है। तो आप जानते हैं कि 3 वेक्टर एक ट्रायंगल को कंप्लीट करे तो वहाँ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई किया जा सकता है। उस तरीके से आप सोचेंगे तो देखिए, ये r1 जो है गया वहाँ, जहाँ r1 समाप्त हुआ वहाँ से r21 शुरू हुआ, या आप कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर जो हैं वो सेम ऑर्डर में है, और जो तीसरा ये वेक्टर r2 है वो अपोजिट ऑर्डर में है, जो ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहा है। तो 2 वेक्टर को सेम ऑर्डर में जोड़ते हैं
तो तीसरा वेक्टर जो अपोजिट ऑर्डर में हो और ट्राइंगल को कंप्लीट करता हो वो दोनों के सम के बराबर होता है। आप ऐसे कह सकते हैं ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ तक गए, फिर यहाँ से यहाँ तक आए। अब ये इनिशियल से फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला जो वेक्टर होगा ये दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, R1 में R21 को जोड़ दिए तो R2 के बराबर हो जाएगा, या R21 इज इक्वल टू क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले जाएंगे माइनस में, हम लोग लिख सकते हैं R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। यहाँ से भी देख सकते हैं कि R21 जो है R2 में माइनस R1 जोड़ने से मिल सकता है। माइनस R1 कैसे जुड़ेगा, इस R को अगर हम लोग उल्टा कर दें, यहाँ पे ऐसे देख लीजिए, मान लीजिए कि ये उल्टा इसे इधर ले लिए, अगर इधर का जो वेक्टर है वो R1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और उल्टा जो है वो माइनस R1 को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये माइनस R1 को रिप्रेजेंट करेगा। माइनस R1 में R2 को ऐड कर देते हैं अगर, तो ये दोनों वेक्टर सेम सीक्वेंस में चलने लगा और ये फिर अपोजिट ऑर्डर में हो गया। तो इन दोनों का जो सम होगा माइनस R1 और R2 का, वो R21 के बराबर होगा। R21 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको याद रखने के लिए हमेशा क्या करना है, जैसे जब कभी भी पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 रिलेटिव टू 1 हो तो 2 के पोजीशन में वेक्टर में से जिसके रिलेटिव में पोजीशन वेक्टर पूछा जा रहा है उसके पोजीशन वेक्टर को घटा देते हैं। या सीधा सीधी कहिए कि पॉइंट 2 का पोजीशन वेक्टर 1 के रिस्पेक्ट में निकालना है तो पॉइंट 2 के पोजीशन वेक्टर में पॉइंट 1 के पोजीशन वेक्टर को माइनस करते हैं। या कहीं बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा हो तो बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को घटाते हैं, यानी जिसके रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर बताना है उसके पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देते हैं। जैसे R2 पता है हमको पहले से, अब R2 जो है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर बताता है। अब अगर R21 बताना हो तो R2 में से R1 को माइनस कर देंगे। ऐसे बस सिंपल याद रखना है, ठीक है। यहाँ ये सबस्क्रिप्ट जो है वो बदलता रहेगा पर जो नियम है वो एक ही लगेगा, फॉर्मूला जो है एक ही तरीके का होगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, R2 और R1 अगर पता है, R2 हम कैसे बता सकते हैं, X2 Y2 Z2 पता है तो R2 का कंपोनेंट्स पता है, उसी तरह R1 का कंपोनेंट्स हम लोग X1 Y1 और Z1 के टर्म में लिख सकते हैं। तो R21 का भी कंपोनेंट्स लिख सकते हैं। कैसे लिखना होगा इसको, R21 के पोजीशन वेक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये R1 का पोजीशन वेक्टर हो गया, इस तरह से R1 के कंपोनेंट्स हम लोग लिख सकते हैं और फिर R2 का कंपोनेंट्स लिख सकते हैं। R21 के कंपोनेंट्स लिखने के लिए क्या करना होगा, R21 के लिए R2 में से R1 को घटाना है, यानी R2 माइनस R1 किए हैं। R2 ये वाला टर्म हो गया सारा, R2 का जो x कंपोनेंट है उसमें से R1 के x कंपोनेंट को घटाएंगे तो x2 माइनस x1 इंटू आई हो जाएगा। उसी तरह y2 माइनस y1 इंटू जे हो जाएगा और दोनों के z कंपोनेंट का डिफरेंस लेंगे तो z2 माइनस z1 इंटू के हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे देखिए, x कंपोनेंट में से y कंपोनेंट को डायरेक्ट नहीं घटाया जा सकता क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे है। दोनों जब एक डायरेक्शन में हो तो दोनों का सम और डिफरेंस आसानी से लिया जा सकता है, पर अलग अलग डायरेक्शन में हो तो वहाँ ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे भी फार्मूला लगाते हैं पर दोनों जब सेम डायरेक्शन में है तो थीटा दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो उस केस में हम लोग वेक्टर a माइनस बी दोनों के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के बराबर हो जाता है सीधे। पर अलग अलग डायरेक्शन में तो ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तब यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंस ले लिए। ये y कंपोनेंट जो दोनों का है वो सेम डायरेक्शन में है इसलिए दोनों का डिफरेंस ले लिए हैं। z कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में इसलिए दोनों का डिफरेंस ले लिए हैं। अब R21 का कंपोनेंट्स पता चल गया है तो इसका मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं आसानी से। यहाँ से मैग्नीट्यूड इस तरह से बता सकते हैं, r जो होगा R21 का जो मैग्नीट्यूड है r हम लोग उसको कह दे रहे हैं, इसके मैग्नीट्यूड को r इज इक्वल टू ये जो x कंपोनेंट है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर देंगे, y कंपोनेंट का स्क्वायर और z कंपोनेंट का स्क्वायर, तीनों के सम का रूट ले लेते हैं। तो इससे हम लोग को वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाता है। आइए अब समझते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर अलोंग एनी गिवन वेक्टर, या किसी दिए हुए डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर अगर बताना हो तो डायरेक्शन तो हम लोग वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी दिए हुए वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर बताना हो तो कैसे बताएंगे। ऐसे पहले से हम लोग जानते हैं कि एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जो है उसको हम लोग आई जे के से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी और डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर भी हो सकता है। यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन हम लोग पहले लेक्चर में ही डिस्कस किए थे।
कि वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अगर किसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर दिखाना हो तो उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो इसको हम लोग क्या करें, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर इज वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। पहले भी डिस्कस किए हम लोग। यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, कोई वेक्टर ए है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, इज गिवन बाय स्मॉल ए कैप या ए रूफ पढ़ते हैं हम लोग। ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। इन जनरल यूनिट वेक्टर को हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं, जैसे यहाँ स्मॉल ए का इस्तेमाल किए, तो ए से लिखिए, बी स्मॉल बी से स्मॉल सी डी ई, किसी भी लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आई जे के का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए करते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस के लिए करते हैं, उसका इस्तेमाल हर जगह नहीं कर सकते हैं। बाकी किसी भी लेटर का इस्तेमाल आप दूसरे डायरेक्शन के लिए कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए, वेक्टर ए के अलोंग यूनिट वेक्टर बताना है, जहाँ पे ए का कंपोनेंट है 2i प्लस जे माइनस 2k। वेक्टर ए जो दिया गया है वो है 2i प्लस जे माइनस 2k। तो किसी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर बताना है, तो जैसे किसी वेक्टर का एक्स वाई जेड कंपोनेंट होता है वैसे यूनिट वेक्टर का भी एक्स वाई जेड कंपोनेंट हो सकता है। करना क्या है, वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए के लिए वेक्टर ए को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो वेक्टर ए क्या है, 2i प्लस जे माइनस 2k लिख देंगे, तीनों कंपोनेंट डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया 4 प्लस 1 प्लस 4 9 हो गया, रूट अंडर 9 3 होता है। तो इस सबको 3 से डिवाइड करना है, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, यहाँ -2/3 हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर हमको ऐसे मिलेगा इन सबको 3 से डिवाइड करने पे। तो जो यूनिट वेक्टर मिला उसका x कंपोनेंट 2/3, y कंपोनेंट 1/3 और z कंपोनेंट जो है वो -2/3 है। इसका आप चेक कर सकते हैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके, मैग्नीट्यूड 1 आएगा और डायरेक्शन जो है वो आई जे के बीच में कहीं है, ठीक है। तो इस तरह से किसी, और ये भी कर सकते हैं चेक कि ए का डायरेक्शन और जो यूनिट वेक्टर आया है दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल सेम होगा। डायरेक्शन चेक करने का क्या तरीका हो सकता है, डायरेक्शन चेक करने का एक तरीका हमारे पास है, डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन चेक होता है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। यहाँ से आप कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू निकालिए, RX बाई आर, RY बाई आर, RZ बाई आर करके, और यहाँ से भी वही करिए, तो सारा का सारा वैल्यू सेम आएगा। तो इससे भी चेक हो सकता है कि ये जो यूनिट वेक्टर आया है और यहाँ पे जो वेक्टर है उन दोनों का डायरेक्शन सेम है। और आगे चलते हैं, देखते हैं इस पर किस तरह का सवाल होता है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है, इफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी आर, दो पॉइंट्स है ए और बी जिसका पोजीशन वेक्टर है 2i प्लस 3j माइनस के एंड 3i प्लस 5j प्लस के रेस्पेक्टिवली। ए का और बी का क्रमशः, ए का ये पोजीशन वेक्टर है और बी का ये दूसरा पोजीशन वेक्टर है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी, ए और बी का पोजीशन वेक्टर दिया गया है और ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछा जा रहा है। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, उसमें सारा कोऑर्डिनेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया मान लेते हैं। इसमें पॉइंट ए और पॉइंट बी, दो पॉइंट है कहीं स्पेस में। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर जो है वो दिया गया यहाँ, ये पहला वाला, तो इसको हम लोग आर ए मान लेते हैं। बी का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम लोग आर बी मान लेते हैं। अब हमसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए से बी जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी कहलाता है, ठीक है। पर अगर पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी रिलेटिव टू ए कहलाएगा, तो इसको हम लोग आर बी ए लिखेंगे। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी रिलेटिव टू ए, तो आर बी ए लिखेंगे, या इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना होगा तो सीधे ए बी पे एरो का साइन लगा देंगे। यहाँ ऑर्डर देखिए, यहाँ बी ए है और यहाँ ए बी है, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ बता रहा है। ये बता रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी, मतलब ए से बी के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और ये बता रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी रिलेटिव टू ए, यानी कि यहाँ भी
बी का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना है ए से, तो यहाँ ऑर्डर इसलिए थोड़ा उल्टा है, पर दोनों का मीनिंग सेम है। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी रिलेटिव टू ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी के बराबर होता है। अब ये ए बी कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी रिलेटिव टू ए पर कैलकुलेट कर ले, एक ही बात है। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी रिलेटिव टू ए बता रहा है तो आर बी माइनस आर ए हो जाएगा, और आर बी और आर ए का वैल्यू यहाँ दिया गया है क्वेश्चन में, आर बी की वैल्यू रखती है माइनस आर ए। अब ये x में से x कंपोनेंट घटेगा, y में से y घटेगा और k वाले में से k घटेगा, यानी 3 में से 2 माइनस करेंगे, 5 में से 3 और 1k में से माइनस k को माइनस करना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये फाइनल रिजल्ट होगा 3 में से 2 गया 1, 5 में से 3 माइनस किए 2 और 1 प्लस 1 में से माइनस 1 माइनस करना है यानी प्लस 1 और हो जाएगा तो 2k हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी हो गया, इसका तीनों कंपोनेंट मिल गया। अब चाहे तो इसका मैग्नीट्यूड भी बता सकते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए, यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सिर्फ पूछा गया, मैग्नीट्यूड अलग से नहीं पूछा गया। अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस 4 यानी अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 3 होता है। कुछ और भी वैल्यू आ सकता है, डिपेंड करता है कंपोनेंट्स पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो कह रहा है इफ पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी आर, ए और बी दो पॉइंट्स है, एक का 3i प्लस 2j माइनस 3k एंड बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो है 3i प्लस 5j प्लस k रेस्पेक्टिवली, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग लाइन ए बी। लाइन ए बी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर बताना है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं बताना है, पोजीशन वेक्टर नहीं बताना, उसी लाइन पे हमको यूनिट वेक्टर बताना है। तो क्या करेंगे, पहले तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लेंगे ए बी, जो ए बी के लाइन पे होगा। तो ए माइनस ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी या बी का पोजीशन वेक्टर लाइन ए बी के अलॉन्ग बताना है, ए से बी के तरफ, तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी रिलेटिव टू ए कहलाएगा या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी कहलाएगा। तो हम इसमें बी माइनस ए करेंगे, उससे हमें मिला 3j प्लस 4k। यहाँ बी की वैल्यू रख लिए, उसमें से a माइनस करना है, 3 में से 3 माइनस किए 0 हो गया, 5 में से 2 माइनस किए 3 और प्लस 1 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 माइनस करने का मतलब होता है माइनस 3 को माइनस करने का मतलब होता है माइनस माइनस प्लस 3 को जोड़ देना, तो 1k में 3k को जोड़ेंगे 4k हो गया। अब ये लाइन ए बी के अलॉन्ग एक वेक्टर मिल गया। अब उसी वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर अगर पता कर लिए तो उसी लाइन के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। करना क्या है, लाइन ए बी का पहले लाइन ए बी के अलॉन्ग जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकाल ले। तो दो वेक्टर 90 डिग्री पे, उसका मैग्नीट्यूड कैसे होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, या 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस 16 और दोनों का सम 25 का रूट 5। अब यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर ए बी वेक्टर के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर लेंगे तो ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से वेक्टर जो आया है उसको रखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड 5, यहाँ 3/5 हो गया। जे कंपोनेंट को 5 से डिवाइड कर दिए और वाई जेड के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है उसको भी 5 से कर दिए डिवाइड, तो 4/5 ये हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको दो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ तो एक से दूसरे की तरफ यूनिट वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना हो, या एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दूसरे के रिस्पेक्ट में बताना हो तो आप आसानी से बता पाएंगे। पोजीशन वेक्टर क्या होता है ये हम लोग समझ गए, रिलेटिव पोजीशन वेक्टर क्या होता है ये समझ गए, और यूनिट वेक्टर किसी भी लाइन के लॉन्ग किसी भी डायरेक्शन के लॉन्ग पूछा जाए या दो पॉइंट दिया हुआ उसी लाइन के लॉन्ग पूछा जाए तो दोनों का पोजीशन वेक्टर पहले अलग अलग पता कर ले और उन दोनों लाइन को मिलाने वाले वेक्टर पता कर लेंगे और उस वेक्टर के लॉन्ग फिर यूनिट वेक्टर हम लोग पता कर लेंगे। तो इसी तरह का जनरली सवाल पूछा जाता है। पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे जब काइनेमेटिक्स पढ़ रहे होंगे। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।